निद्रा के बाद लेथार्जिक फील होता है, लिटिल ग्रॉगी, माइंड इज ऑलमोस्ट नम्ब। समाधि के बाद जैसे अंदर लाइट्स ऑन हो गए, everything is so much more clearer. There is this little sensations in the body. निद्रा तुम्हें तमस की तरफ ले जाती है, तमस से निद्रा है और निद्रा से तमस है, लेकिन उसमें रेस्ट है, नो डाउट। तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था से तुरीय की तरफ गया हुआ मन सत्व का अनुभव करता है, सत्व से तुरीय है, तुरीय से सत्व है। जागृत अवस्था से डिपार्टेड, ऐसे ये दो अनुभव हैं, लेकिन निद्रा का अनुभव लाखों जन्मों का है। इसलिए कई लोग तुरीय अवस्था में जाने के बावजूद उसको निद्रा मान रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जागृत ना होने का अनुभव है। अच्छा, कई बार वो एक मोमेंट की समाधि लगती है, एक मोमेंट के लिए तुरी में गए और वापस आ गए, जैसे वो होता है ना, एक मोमेंट में जाके वापस जागृत हो गए, बट है तुरी अवस्था। वी डोंट नीड टू बी टू जजमेंटल अबाउट इट। जो भी हो रहा है तुम्हें तृप्त महसूस कराएगा। अच्छा, गुरुजी ये कह रहे थे, आई हैव नो वे ऑफ वेरीफाइंग इट, बट आई एम श्योर ही नोज व्हाट ही सेज। एक मोमेंट तुरीय अवस्था में गया हुआ मन जितना विश्राम पाता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 साल सोने पर जितना विश्राम मिलेगा, उतना एक मोमेंट की समाधि से विश्राम मिलता है। समाधि का एक और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है, फैंटास्टिक लाभ है। इतने जन्मों से इस चित्त में पड़े हुए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेमोरी के इंप्रेशंस, वो अगर ग्रूव्स बने हुए होंगे, वृत्तियां बनी हुई होंगी तो वो भी, और नाम और रूप के साथ अगर घटनाएं याद होंगी तो वो भी, वो दोनों तुरीय अवस्था के दौरान रिलीज हो जाते हैं। दैट इज व्हाई यू फील सो लाइट सडनली एंड हैप्पी, हल्के। अच्छा, रिलीज प्रोसेस में क्यों बार बार रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जागृत अवस्था में रहते हुए तुम वही कर सकते हो, रिलीज, जो तुरीय अवस्था में होगा ही अपने आप, बट इट इज लाइक तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या छोड़ना है जागृत अवस्था में रहते रहते। बट इनएविटेबली वो छोड़ते 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 तुरीय में चले ही जाते हो, isn't it? Yes. वो होना ही है, अच्छा है वो हो जाए तो। Sometimes it feels like it is an easier way to going into the तुरीय अवस्था। Absolutely. मतलब बहुत सरलता से ठक से। You know, जब गुरुजी ने ये प्रोसेस दिया था ना, 98-99 की बात होगी, किसी ने बहुत बहुत एंग्विश के साथ गुरुजी के पास आए थे, बहुत सारी चीजें बताई गुरुजी को। गुरुजी बोले एक काम करो, तुम बैठो और तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, ये सब चल रहा है, तो बस बाहर जाने वाली सांस के साथ मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे के फ्री हो जाओ। गुरुजी इतना ही बोले। तो हम में से 7-8 लोग थे, हम में से किसी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी
सुदर्शन क्रिया और हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, aren't these the vehicles to do the same thing? तो गुरुजी बोले, my dear, I am directly taking you home. Why do you need a vehicle? वाह! कि तुम जो क्रिया के दौरान करोगे या मेडिटेशन के दौरान करोगे, वो करने का सीधा ही बस आंखें बंद करो, रिलीज करो, फ्री हो जाओ. Is what I'm saying. और उस दिन से आज तक every single day of my life I do that. ऋषि जी, ये मोक्ष की प्राप्ति, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें शरीर नहीं लेना पड़ेगा वापस, उस टाइप का एक ये है. और एनलाइटन मास्टर एक पर्पस के साथ आते हैं, या तो एनलाइटनमेंट की एक स्थिति होती है. तो वो दोनों में क्या फर्क है? लाइक कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ पल मैंने भी एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस किए, ऐसे मुझे लगता है. तो फिर वही क्योंकि आज ही मेरे मन में संकल्प बना, एक मोमेंट आया था, अभी तक मेरे मन में ये कभी संकल्प नहीं बना था कि यार मुझे शरीर नहीं लेना है वापस, पर आज एक पल के लिए आया. अब मुझे एक और इसी के साथ एक क्लैरिटी चाहिए कि आपने ये बोला कि शरीर की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ दिन पहले मैं कठोपनिषद सुन रहा था गुरुजी से, तो उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे बलून फुला हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ लिखते हो तो वो ऐसे समझ लो कि सब कुछ लिखा हुआ है, पर ऑल ऑफ अ सडन बलून कोलैप्स हो गया. बलून को आप अपना शरीर समझ लो, तो वो बलून का जो टूटा हुआ पार्ट है अब तो कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर वो इंप्रेशंस तो है ही जो आपने लिखे हुए हैं. नाउ अगर उसको साफ करना है, रिमूव करना है, तो वंस अगेन बलून को वो शेप तो लेना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इरेज. सो उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं जो समझता हूं, और मुझे लगता है मुझे ये वेरीफाई करना चाहिए गुरुजी के साथ, बट आई फील मेरे अंदर की जो घंटी है, इंस्टिंक्ट है, वो ये है कि जिसने शरीर में रहते रहते साधना, सत्संग और सेवा के द्वारा, सुन रहे हैं ना सब? यस. शरीर में रहते रहते जिसने साधना, सत्संग, सेवा के द्वारा वो परम सुख पाने का एक अभ्यास कर लिया, उसके लिए शरीर फिर से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभ्यास हो चुका. जिसके पास शरीर नहीं, उसका मन तो, जिसने साधना, सत्संग, सेवा नहीं की, फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए सुखों का सोर्स क्या है? तो 5 इंद्रिय. यस. और शरीर नहीं है, तड़पेंगे. यस. अच्छा, साधना करने के लिए जब वो 5 इंद्रियां नहीं, वो, या मैं कहूंगा 3 इंद्रियां नहीं, तो मेडिटेशन कैसे? उनके लिए जिनको सीखना है अभी भी, कौन सिखाएगा? इसलिए मृत्युलोक का महत्व है. बट उन्हीं के लिए जिन लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, उनके लिए सो ऐसे जो है जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो लोग फिर अपनी चॉइस से समय समय पे आ सकते हैं, एक पर्पस को लेके. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसका भी एक बड़ा मजेदार सा तरीका है.
जीव पहले भोजन के द्वारा पुरुष शरीर में आता है Yes. अच्छा। और फिर शुक्राणु के द्वारा, स्पर्म्स के द्वारा महिला के शरीर में एंटर होगा और एक ही स्पर्म को वो ओवम मिलेगा। बाकी के जो कंपटीशन करने वाले जीव हैं उनको राह देखनी पड़ेगी। एक जीव ने एक गर्भ लिया, अंड लिया, अंडकोश, तो उसका फर्टिलिटी शुरू हुआ। तब से लेके डिलीवरी तक, माने प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक 3 बार एक ऐसा विंडो आता है समय का जब उस शरीर से एक जीव बाहर चला गया, दूसरा जीव एंटर हो गया। अच्छा। ऐसा 3 बार है माता के गर्भ में, और वो होता ही है? होता है। Not necessary. हमेशा होता है ऐसा नहीं, ओके। कई बार होता है, हो सकता है। इसलिए उन 9 महीनों के लिए माता को बहुत सुंदर भावों में रहना जरूरी बताया है। क्योंकि अगर सत्व वाला एटमॉस्फेयर माता बनाए रखे, आनंद वाला, प्रेम वाला, सतचित आनंद वाला कहूंगा, तो उसी प्रकार का जीव वहां पर कंफर्टेबल फील करेगा। Yes. वेरी ट्रू। तामसिक जीव अगर कोई आ गया होगा, उसको भागने का मन करेगा वहां से। और एग्जैक्टली उल्टा भी, अगर तुम तामसिक एटमॉस्फेयर में माता को रखो तो सात्विक जीव कभी भी वहां रहना नहीं चाहेगा, निकल जाएगा। वो निकल जाएगा। और ये होता ही है। बड़ा मजेदार साइंस है ये। Maybe that's why they have the 3 trimesters. Absolutely. I think that is Absolutely. the scientific aspect to this. यस, 3 महीने के समय में, 5 महीने के समय में, 7 महीने के समय में और डिलीवरी के समय में। इवन लास्ट मोमेंट पे भी? लास्ट Last मोमेंट moment पर पे भी तो बिल्कुल। बहुत रेयर, बट हो सकता है। ये मोक्ष की जब बात की तो आई रिमेम्बर वन स्टेटमेंट, किसी ने गुरुजी से शायद पूछा कि ये जीवन मरण के बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है, तो उनका जवाब था कि अ प्लेयर वुड नॉट लाइक टू रिटायर फॉर एवर। तुम करोगे क्या मुक्ति होकर? आके खेलना तो है ही मैदान में। That was the statement. हाँ, यू नो, मैं ये कट टू जिसे हम मोक्ष कह रहे हैं। मैं ये मेरे लिए चाह रहा हूं, फिर आप चाहो तो आप भी वैसा संकल्प बना सकते हैं कि ये शरीर छूटने से पहले, वो शरीर छूटने के बाद के जो डायनामिक्स है ना, जब ना शरीर रहेगा, यानी वो जो 3 इंद्रिय खत्म हो जाती है ना, उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन तो ऑन होगा ही। तो वो जो कम्युनिकेशन का शरीर छूटने के बाद का जो तरीका है, वो मुझे शरीर छोड़ने से पहले सीखना है। This is what I want to learn now. And I think Guruji will give us that experience very soon. अच्छा, फिर तुम जब चाहो इस शरीर को छोड़ सको, जिसको इच्छा मृत्यु कहते, वो सीखना है। ऐसा मुझे ये राह नहीं देखनी कि कभी अपने आप जब छूटा तो छूटा। I want to learn to drop the body at will. मुझे लगता है गुरुजी तथास्तु कर ही देंगे। फाइनली 2 चीजों का मतलब बचेगा। तुमने कितना प्रेम दिया और तुमने कितना ज्ञान पाया। फाइनली ये 2 मैटर करते हैं। हाउ मच लव यू गेव, विच क्रिएटेड ब्यूटी अराउंड यू, एंड हाउ मच ऑफ नॉलेज you understood, how much of truth you got.
मेनली ये दो है। प्रेम पाने की चेष्टा करो, यू आर मिसिंग द पॉइंट। ज्ञान देने की चेष्टा करो, यू आर मिसिंग द पॉइंट। एब्सोल्युटली, वाओ, वंडरफुल। तुमने जो पाया है वो शेयर कर सकते हो। मेरी तो तड़प है शेयर करने की। मैं ये चाहता हूं कि तुम समझ लो तुम क्या चीज हो। सच्ची, तुम जो चाहो, जैसा जीवन जीना चाहो जी सकते हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ताकत अभी तक, इसलिए इस पागलपन से मैं शेयर करता रहता हूं। इस चेतना से बने हुए ब्रह्म में, उसी चेतना से बने हुए 5 फैक्टर्स हैं ये, जो तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट करते हैं। और उन 5 फैक्टर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपने जीवन की घटनाएं घटती हैं उसी चेतना में। पहला फैक्टर है तुम्हारा फूड, जैसा अन्न वैसा मन। इस चेतना में है ना, इसको और गहराई से समझना हो तो 3 गुण है और 3 दोष। तमस, रजस और सत्व, ये 3 गुण हैं, और वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। अच्छा, तुम अन्न खा रहे होंगे, फूड खा रहे होंगे, जब तक तुमने खाया नहीं तब तक वो सेपरेट चंक ऑफ कॉन्शियसनेस प्लेट में है। जैसे ही तुमने उसको कंज्यूम किया, तुम्हारी चेतना में मर्ज हो गया। अब उसके अंदर जितना तमस रजस सत्व था या वात पित्त कफ था, वो तुम्हारे अंदर मर्ज हो गया, तो उतना उसका इफेक्ट होगा। इसलिए सात्विक फूड खाने का महत्व है। नंबर 1, चेतना का ही गोला इस चेतना के गोले में मर्ज हो गया। नंबर 1 फूड का फैक्टर। दूसरा लोगों का फैक्टर, और लोग माने सिर्फ मनुष्य के शरीर वाले जीव नहीं, दूसरे जीव आसपास के। ये जीव माने क्या, एनर्जी के गोले हैं ना। सपोज 2 एनर्जी के गोले फिजिकली साथ में आए तो गिव एंड टेक हो ही गया। इसीलिए किसी को मिलके तुम्हें सडनली प्रसन्नता का, एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस होता है, किसी को मिलके ड्रेनेज का एक्सपीरियंस होता है। वो गिव एंड टेक है। अच्छा, ये गिव एंड टेक सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से नहीं होता, ये मन से भी कनेक्शन होता है। आप गुरुजी का स्मरण मात्र करो, सडनली कुछ अलग चेतना बन जाएगी। तो मन से कनेक्ट करते हैं। दूसरा इफेक्ट है संग का, दूसरे जीव, इस संग का इफेक्ट। जैसा संग वैसा रंग, राइट। तीसरा इफेक्ट है जगह का, स्थान का इफेक्ट। मशोबरा का एनर्जी देखो और दिल्ली का एनर्जी याद करो, एकदम ही अलग। जिस जगह में जिस तरह के कार्य हुए होंगे, जिस तरह का के लोग रह रहे होंगे, उसमें फिर वो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व भी आता है। उतना उस जगह का, उस तरह का एनर्जी बना होगा। उसमें भी खेल तो है तमस रजस सत्व और वात पित्त कफ का ही। जगह का इफेक्ट है थर्ड। फोर्थ इफेक्ट इज ऑफ टाइम। जैसे दिन के समय का असर, वैसे साल के समय का असर, वैसे युग के समय का असर। ये समय का असर है। सुबह का समय देखो 4 से 6, तुम्हारा माइंड एकदम ही अलग काम करता है। 7:30 8 बजे के बाद एक्टिविटी शुरू होगा, रजस का टाइम है। दोपहर को 1 से 4 तमस का टाइम है, ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगा। शाम को सूर्यास्त से पहले पूरी सृष्टि जैसे उत्सव मनाती है, तुम्हें घर पे बैठने का मन नहीं करेगा। यू वांट टू गो आउट, हैव फन, प्ले। लेकिन सूर्यास्त के तुरंत बाद
सडनली ड्रॉप ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सूर्य जो ऊर्जा का गोला है वो ऑफ हो गया थोड़े समय के लिए। तो जो ड्रॉप ऑफ एनर्जी आता है वो सबसे ज्यादा पूरे दिन का सबसे नेगेटिव टाइम वो होता है, पूरे 24 घंटे का। फिर रात को 12 से 2 ये राक्षसों का टाइम है, 2 से 4 किसी ने निशाचर का मतलब डोंट वरी। पता नहीं क्यों सब लोग योगी को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। 2 से 4 देवों का टाइम है, 4 से 6 ब्राह्मणों का टाइम है। ब्राह्मण माने साधक, किसी भी तरह की साधना के लिए, इसीलिए उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 to 6 इन द मॉर्निंग। कोई भी साधना तुम उस समय में करो, मेडिटेशन करो, तुम पढ़ाई करो, तुम प्रार्थना करो, संकल्प करो, उसकी ताकत उस समय में सबसे ज्यादा होगी। सुबह के टाइम 4 से 6 ऐसा है। सो दिन के टाइम का इफेक्ट, वैसे ही साल के समय का इफेक्ट है। श्रावण मास में थोड़ा सा संकल्प संयम कर लेना चाहिए खाने पीने में, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं फूड में। अभी अभी बारिशें शुरू हुई होती हैं एंड यू नो लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट ब्लॉसमिंग, डेवलपिंग। तो उसमें से काफी सारी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं होती, तो वो उसके लिए रखा हुआ वो टाइम है, वो उपवास करने का समय बताया। फिर उत्तरायण जो कहते हैं उसमें क्या कि सूरज देवता उत्तर की तरफ प्रयाण करने लगेंगे बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। ये मोटा मोटी ये बात है। फिर टाइम की इफेक्ट में तुम्हारी जन्म कुंडली के मुताबिक तुम्हारी कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, इन दशाओं का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो 9 ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े शरीर वाले ये जीव हैं सब। जैसे पृथ्वी का अपना जीव है, उसका फ्लेवर क्या, तो वो सहनशील है, माता जैसी है पृथ्वी। मंगल क्या, तो वॉरियर है, वो सेनापति। शनि महाराज तो वो सत्य दर्शन और न्याय दर्शन करेंगे। यू विल बी रियली सरप्राइज। शनि महाराज के समय में जीवन के गहरे से गहरे सत्य तुम्हारे सामने इतने एफर्टलेसली खुलते हैं, तुम भौचक के रह जाओगे। गुरु महाराज के समय में एक्सपांशन का एक्सपीरियंस होता रहेगा, धर्म से ओरिएंटेड चीजें तुम्हारे जीवन में खुलती रहेंगी। ये गुरु महाराज का इफेक्ट। इस तरह के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आप सूरज देवता को याद करो, तुम्हें क्या फील होता है? तो एकदम प्रखर एनर्जी है, साथ साथ में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन भी है। लेकिन चंद्रमा को याद करो, शीतल, ऑलमोस्ट रोमांटिक है, isn't it? तो ये बात है। तुम इन सेलेस्टियल एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल बॉडीज का पोजीशन और उनका फ्लेवर, कभी कभी पृथ्वी इन, जैसे चंद्रमा की कला फुल ब्लॉसम्ड है पूर्णिमा के दिन, तो उसका असर अलग है पृथ्वी पर। नो मून डे, अमावस्या, उसका असर एकदम अलग। फिर पृथ्वी अगर गुरु महाराज के नजदीक जा रही है तो कहते हैं कि गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं कभी। क्योंकि आपको पता है ना, सूरज जो है उसकी इक्वेटर की लाइन में सभी ग्रह घूम रहे हैं। इट इज नॉट ऊपर नीचे कभी हैफाजार्ड नहीं, एक ही लाइन। जैसे
शनि के आसपास वो जो सैटर्न के आसपास वो जो रिंग्स है ना, एग्जैक्टली वैसे ही ये 9 ग्रह घूम रहे हैं। तो कभी देखो, पृथ्वी सूरज के आसपास 1 साल में चक्कर लगाती है, शनि महाराज 1 चक्कर लगाने के लिए 30 साल लगाते हैं। सो समटाइम्स पृथ्वी गोज टुवर्ड्स शनि, समटाइम्स अवे फ्रॉम शनि। तो उनका इफेक्ट उस तरह से होता है। दिस इज हाउ इट इज। सो इन ग्रहों का फ्लेवर जानने वाले और उनकी पोजीशन जानने वाले लोग उसके आधार पर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होने की संभावना है। इसी साइंस को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये टाइम का इफेक्ट है। और फिर 5वां है पर्सनल कर्म का इफेक्ट। मेरे हिसाब से, एंड आई स्टिल नीड टू वेरीफाई इट फ्रॉम गुरुजी, मेरे हिसाब से फूड, पीपल, प्लेस, टाइम, इन चारों के मुकाबले में पर्सनल कर्म का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। मेरे मन में 80-85% आता है, बट आई डोंट नो, क्योंकि उसमें जितने जन्म से ये जीव कर्म इकट्ठा करता करता आया, कितना भयंकर बड़ा टाइम का पटारा है, कर्मों का पटारा है। तो वो सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट लगता है मुझे। मैं जब उसका प्रूफ ढूंढता हूं तो मुझे लगता है जैसे एक ही घर में एक ही माता पिता के यहाँ जुड़वा बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम, तो उनका जन्म कुंडली भी सेम। अच्छा, उनको जो फूड मिला वो भी सेम, उनको जो संग मिला वो भी सेम, जगह भी सेम, टाइम का फैक्टर भी सेम, लेकिन उनका जीवन देखो कंप्लीटली अलग अलग। सो ये पर्सनल कर्म वाला फैक्टर। इन 5 फैक्टर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, फूड, पीपल, प्लेस, टाइम एंड पर्सनल कर्म से अपने जीवन की घटनाएं घटती हैं। फूड के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, प्लेस के ऊपर शायद थोड़ा सा कंट्रोल है कि तुम डिसाइड करो कहां रहना चाहते हो। जैसे मुझे कम से कम 25 मौके मिले होंगे भारत के बाहर जाने के। मैंने हर बार गुरुजी को हाथ जोड़ के मना कर दिया, आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया। आई एम मोस्ट हैप्पी इन दिस सत्व ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर, धर्म ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर। सो फूड के ऊपर मे बी a little bit on your संग also you have a little control। मैं ये कहूंगा किसके संग का कितना असर तुम्हें रखना है, कितना तुम्हें त्याग देना है, ये डेफिनेटली तुम्हारे पास चॉइस है। What do you think? Yes. फिर स्थान का असर तुम चूज करो। फिर चौथा है टाइम के फैक्टर के लिए जो उपाय हैं वो करते रहो। जैसे राहु काल में हम ध्यान कर लेते हैं। फिर 5वां फैक्टर है कर्मों का, उसके लिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर करो। व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली रिलीजिंग कर्मा, इजंट इट? यस। तो हम पिछले लाइफ टाइम्स का कर्म एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऋषि जी आदत पड़ी हुई है हम लोगों को, हम लोग मतलब मैं इनको नहीं कह रहा, वैसे दिन में आप छोटी बात में झूठ बोल देना, मतलब बेवजह झूठ बोल देना, किसी कोई कारण नहीं, कुछ कोई सामने से कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, शायद कोई छोटी छोटी बात में झूठ, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? तुम उसका पीछे का कारण देखोगे ना, अंदर की दुर्बलता की वजह से झूठ का सहारा है। यस। Isn't it? झूठ का मतलब ही है कि सत्य झेलने की ताकत कम है। Isn't it? तो उसको भी समर्पण कर ही देना। प्लेस की जैसे आपने बात कही ना कि इफेक्ट है, तो अब जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं तो उसमें भी हम जैसे रुद्र पूजा है, मैं ये कह रहा हूं तुम अपना शहर भी चूज करो इंटेलिजेंटली।
I'm telling you this. I promise you I will never go out of Baroda. क्या फैंटास्टिक एनर्जी है वहां का. साइंटिफिकली अगर आपको समझना हो ना कर्मों का खेल, तो तुम्हारे कर्म से तुम्हारा जेनेटिक मैपिंग है. इसलिए हर एक का जेनेटिक मैपिंग अलग अलग. वाह. कर्म से जेनेटिक मैपिंग. जेनेटिक. तो हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर डीएनए चूज एब्सोल्युटली सर. आपको पता है गुरुजी ने जब ये बोला था तो कितने सारे साइंटिफिक माइंडेड लोगों ने गुरुजी को रोका था कि गुरुजी आप ये प्लीज ऐसा मत बोलिए, कोई भी हमें चैलेंज कर सकता है. गुरुजी बोले सुदर्शन क्रिया से जेनेटिक मैपिंग बदलेगा. क्या बात तो साइंटिफिक माइंडेड लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं बोलना, लेकिन ये प्रूव हो गया. जेनेटिक लेवल पर पैरालिसिस का स्ट्रोक आने के लिए जो मैपिंग चाहिए उसका रिवायरिंग हो रहा है सुदर्शन क्रिया से. और एम्स ने अवार्ड किया अभी. एम्स ने उसका प्रूफ आ गया. अच्छा, फिर उसको वो बिहेवियरल पैटर्न्स कह रहे हैं, जिसको हम टेंडेंसीज कहते हैं, वृत्तियां कहते हैं. बिहेवियरल पैटर्न्स जो जीन्स से जुड़े हुए वो बदल रहे हैं. अच्छा, एक और बड़ा मजेदार सा सत्य है. हेरिडिटरी तुम्हें जो मिला वो सिर्फ 7%. बाकी खुद क्रिएट किया है. पर्सनल कर्म. जिसको हम जीन्स बोलते रहते हैं. माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, यानी 2 से 4 से 8 से 16, ये जो ट्री है तुम्हारा, उसका इम्पैक्ट 7% ही. 7% है मैक्सिमम. अच्छा, दैट इज मैक्सिमम. 6-5 भी हो. मैं उनका डिसऑनर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं मेरे जीवन को देखता हूं, मेरे माता पिता का मेरे जीवन पर इम्पैक्ट हार्डली एनी. मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी चूज किया सिर्फ अपने ही बलबूते पर चूज किया. अमेजिंग है. जी, जैसे जैसे हमारे से पहले जनरेशन हमेशा ये कहते, काफी लोग ये कहते हैं कुछ भी कर लो, जब तक आपका टाइम नहीं आता आप ये कोई काम कर नहीं सकते, या ये डेस्टिनी है, वो तो कुछ भी लाभ कुछ भी कर लो, ये तो होना ही था, ये तो यू नो. I'll tell you something. दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी, even in spirituality, there are lot of vaporias floating around. So हमें अपना सर उस टोपी में नहीं घुसा देना. वो टोपियां घूम रही हैं, मुझे समझ में नहीं आती. घुसाना भी नहीं. डेस्टिनी, फ्री विल. 5 फैक्टर के कॉम्बिनेशन है: फूड, पीपल, प्लेस, टाइम एंड कर्म. उसके परे डेस्टिनी नाम का छठा कोई फैक्टर है ही नहीं अस्तित्व में. ये मैं कह रहा हूं. उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी पेशेंस रखते हैं. पेशेंस, कमिटमेंट, उसके पीछे श्रवण के ऊपर मनन करना ही पड़ेगा. अपने आप को सॉलिड देने वाली बात है कि ये तो यू नो व्हाई ये डेस्टिनी वाला आइडिया इतना पॉपुलर हुआ है? उसके कन्वीनियंस की वजह से. समाज के करना ना पड़े अपने आप ही. कन्वीनियंट. उसके कन्वीनियंस की वजह से. कितना कन्वीनियंट है देखो. भाग्य तो छोड़ दें. भाग्य पर डालो, फ्री हो गया. अच्छा,
हमारे शास्त्रों में इसका भी एक इंक्लूजन कर ही लिया है। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि किसी मूर्ख व्यक्ति को दुख के समय में सांत्वन देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर लो कि भी डेस्टिनी है। दुख के समय हो, एग्जैक्टली यही लाइन अज्ञानी हो, सांत्वन दो उसको, क्या तकलीफ है इसमें? तेरे नसीब में नहीं था, छोड़। तेरे नसीब में नहीं था, कुछ डेथ हो गई या कुछ हो गया तो चलो। In the Yoga Vashishtha, there's a line saying destiny is the fruit of the past karma, कर्म, एब्सोल्युटली। but nothing is more powerful than the present moment or present moment awareness that can change that course. इसका है ना एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है योग वशिष्ठ में। भूतकाल में किए हुए कर्म और प्रेजेंट में किए हुए कर्म, उसका कंपैरिजन कैसे बताया पता है? जैसे एक युवा व्यक्ति किसी एक बच्चे से लड़ रहा हो, ज्यादातर समय युवा ही जीतेगा। वैसे ही जैसे भूतकाल के किए हुए कर्मों के ऊपर प्रेजेंट में किया हुआ कर्म जीतता है। वंडरफुल। फिर वो बोल रहे हैं सब कुछ सदा ही सबको उपलब्ध है अगर बीच में प्रयत्न को छोड़ ना दिया जाए। क्या बात है। छोड़ना दिया जाए तो सब कुछ सदा ही सबको उपलब्ध है अगर बीच में प्रयत्न को छोड़ ना दिया जाए तो। और वो प्रयत्न इसी लाइफ टाइम में फ्रूट्स लाएंगे ये जरूरी नहीं है। तुम प्रयत्न नहीं छोड़ो तो फ्रूट मिलेगा जरूर। सब कुछ सदा ही सबको उपलब्ध है